कल्चरल डाइवर्सिटी नेचुरल है। हम इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में कितनी ही सारी कम्युनिटीज़ हैं, कितनी सारी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं, कितनी सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, राइट? सो इतनी सारी कम्युनिटी में कभी कभार हम देखते हैं कॉपरेशन होता है, फेस्टिवल्स हम मनाते हैं साथ में, लेकिन टेंशन्स और वॉर्स भी इसी कल्चरल डाइवर्सिटी का रिजल्ट होते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 या सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 ऑफ बुक 1 इंडियन सोसाइटी, दैट इज द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया में इतनी सारी कम्युनिटी कोऑपरेट करती है और जो क्लैशेस होते हैं उसे हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम, एंड यू आर वाचिंग द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तुम्हें करंटली क्लास 11 एंड क्लास 12 के साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज की वीडियो में हम कल्चरल डाइवर्सिटी को पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, लाइन बाय लाइन सब कुछ समझते हुए चलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि रिकॉल करो कि हम लोगों ने अब तक पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा है, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड कैसे ये सोशल इंस्टीट्यूशन समाज को चलाते हैं, एंड कैसे इट इज ऑल्सो एट द वेरी सेम टाइम द रीजन और सोर्स फॉर इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन की वजह से समाज में कैसे इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन डिफरेंट ग्रुप्स को फेस करना पड़ रहा है। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे इंडिया में टेंशन्स और डिफिकल्टीज अराइज होती हैं व्हेन इट कम्स टू कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, कि हम एक दूसरे से अलग हैं। जैसे मेरा रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से अलग है, मेरा टेस्ट तुम्हारे टेस्ट से अलग है, मेरी लाइक्स एंड तुम्हारी लाइक्स अलग अलग हैं, राइट? सो ये होती हैं डिफरेंसेस, ये होते हैं डाइवर्सिटी। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है एंड इतने सारे ग्रुप्स, इतनी सारी कम्युनिटीज साथ में रह रही होती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमारे लैंग्वेज, हमारा रिलीजन, हमारे सेक्ट, हमारा रेस एंड हमारे कास्ट सब एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट? सो ये जो डिफरेंसेस हैं ये कभी कभार कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको अराइज कर देते हैं। जैसे कंपटीशन किस लिए? जॉब्स के लिए, पावर के लिए, रिसोर्सेज के लिए कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है बिटवीन दीज कम्युनिटीज। इट कैन फर्दर लीड्स टू सोशल इनइक्वालिटीज एंड एक्सक्लूजन एज वेल। जब हम बात करते हैं अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी तो समटाइम्स इट कैन ऑल्सो लीड्स टू वॉर, जो कि हम आगे चैप्टर में डिस्कस करते हुए चलेंगे विद एग्जाम्पल्स। जब हम एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं तब दूसरी कम्युनिटी बोलती है कि आप सिर्फ एक ही कम्युनिटी को फेवर कर रहे हो, हमें फेवर नहीं कर रहे हो। ऐसे सिचुएशन आ जाती है और सिचुएशन तब ज्यादा खराब हो जाती है जब प्रॉब्लम हो जाती है वाटर स्कैरसिटी की, रिवर स्कैरसिटी या फिर जॉब्स की स्कैरसिटी हो जाए तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम एवरी टाइम क्या कल्चरल डाइवर्सिटी से कॉन्फ्लिक्ट ही होता है? सो बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी से, जैसे अगर मैं इन यहाँ पे बात करूँ कलर्स की, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर अगर तुम देखो तो तुम पक जाओगे, बोर हो जाओगे, राइट? डाइवर्सिटी क्रिएट्स ब्यूटी, बट हर चीज के कुछ लिमिटेशंस एंड यू कैन से हर चीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बस वही यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। कल्चरल डाइवर्सिटी के प्रोज तो हैं ही, साथ साथ में उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हमें एज एन कंट्री फेस करना होता है जब हम कम्युनिटी को साथ में लेके चलते हैं। जब हम बात करते हैं कम्युनिटी की, सबसे पहला हमारा टॉपिक ही होने वाला है कम्युनिटी आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले मैं पूछूंगी कि हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कम्युनिटी क्या होती है, तो वहां से रिकॉल करो व्हाट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी की बात करें तो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे हम क्या करते हैं, वी आर लिविंग टुगेदर, हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, शेयर्ड गोल्स हैं, हमारे शेयर्ड कल्चर है, एक ही कल्चर है, एक ही आइडेंटिटी है हमारी। एक म्यूचुअल सपोर्ट है अमॉन्ग द मेंबर्स, सो दैट इज व्हाट नोन एज योर कम्युनिटी। प्राइमरी ग्रुप होता है, उसी का ब्रॉड वर्जन है कम्युनिटी। इफ यू रिमेंबर इन द क्लास 11 वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। जब बात करते हैं हम कम्युनिटी आइडेंटिटी की पर्टिकुलरली, तो कम्युनिटी जो है वो हमें हमारी आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। जैसे मैं कौन से रिलीजन से हूँ, मैं कौन से क्लैन से हूँ, मैं कौन से कास्ट से हूँ, मैं कौन से क्लास से हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से पता चलती है? मेरे कम्युनिटी से। तो मैं जब बच्ची थी तो मैं धीरे धीरे सोशलाइज्ड हुई, मैं इंटरेक्ट की अपने आसपास के मेंबर से, अपने सोसाइटी से, एंड धीरे धीरे फिर मुझे अपने कम्युनिटी से अपना नाम मिला, अपनी पहचान मिली, एंड दैट इज व्हाट नोन एज योर कम्युनिटी आइडेंटिटी। तो हमारी जो कम्युनिटी है
वो हमें एक लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, दैट इज़ आवर मदर टंग, हमें अपनी कल्चरल वैल्यूज सिखाती है, कहीं ना कहीं हमारे पर्सनैलिटी को शेप कर रही होती है, दैट इज ऑल ओवर हियर रिटन। जब हम बात करते हैं कम्युनिटी आइडेंटिटी के कुछ फीचर्स की, तो हेयर कम्स द फर्स्ट फीचर, कम्युनिटी आइडेंटिटी जो है, इट इज नॉट माई विश कि मैं कौन से कम्युनिटी में जाके मेरा जन्म होगा, राइट? सो इट इज वॉट वी आर एंड वेयर वी आर बॉर्न। वी कांट चूज कि हम कौन सी कम्युनिटी में जाना चाहते हैं, कौन से रिलीजन में, कौन से कास्ट में मैं जन्म लेना चाहती हूँ, दैट इज नॉट माई चॉइस। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज एस्क्रिप्टिव नंबर, point number 1 or feature number 1 you can say। identity is determined by birth and does not involve choice, वही चीजें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो हमारी कम्युनिटी आइडेंटिटी है, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? सिक्योरिटी, सेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ओके, ऑल्सो इट इज समथिंग विच इज एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब कि मुझे कोई कम्युनिटी में, मुझे जो कम्युनिटी मिलती है, फॉर गेटिंग अ कम्युनिटी मुझे कोई एग्जाम पास नहीं करना होता है, कोई कॉम्पिटेंट, कोई जॉब नहीं लेना होता है, या कोई प्रोफेशन, कोई टीम में मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। इट इज व्हाट आई गेट। जैसे स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में मेंबरशिप लेने के लिए मुझे कुछ गेम्स में एक बेसिक क्राइटेरिया, मुझे खेलना आना चाहिए, ठीक है? सो वैसे ही अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ, तो कम्युनिटी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि तुम्हें बेसिक मिनिमम इतना कुछ आना चाहिए तभी तुम कम्युनिटी के मेंबर बनोगे, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द थिंग विच यू शुड नो अबाउट इट। ओके, इवन इफ अगर मैं चाहूँ कि मुझे कोई मेरी कम्युनिटी से ना पहचाने, फिर भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी कम्युनिटी जो है, others will continue to see me that I belong to that particular community. So that is the thing which is over here written। And एक बहुत important part आता है कि हम जो अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी हमें अपनी कम्युनिटी से मिलती है, उससे हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। इमोशनली अटैच्ड ऐसे हो जाते हैं कि अगर कोई हमारे कम्युनिटी आइडेंटिटी पे अटैक करता है, तो हम क्या कर देते हैं? हम इवन वायलेंट हो जाते हैं, राइट? वायलेंट होने की वजह से हम देखेंगे आगे कि कैसे इट कैन ऑल्सो लीड्स टू war। The fifth feature is that it is something which is universal। हर किसी के पास कोई ना कोई कम्युनिटी आइडेंटिटी होती है, जैसे कि हमारा मदरलैंड होता है, हमारा कोई ना कोई मदर टंग होता है, हमारा फैमिली होगा, हमारा फेथ होगा, हम कोई ना कोई कास्ट से होंगे, या कोई ना कोई क्लास से होंगे, या कोई ना कोई रेस से होंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज, यूनिवर्सल, राइट? हर कोई जो है, वी ऑल आर इक्वली कमिटेड एंड लॉयल फॉर आवर कम्युनिटी आइडेंटिटीज। ओके, एंड जैसे मैंने बोला कि अगर हमारी कम्युनिटी आइडेंटिटी पे कोई अटैक करे, तो हम क्या कर सकते हैं? वॉर की सिचुएशन भी आ जाती है। जैसे कि अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, तो ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले लो। ऑस्ट्रेलिया एक नॉर्मल सा लैंड था। ओके, थोड़ा अजीब ड्राइंग है वैसे, लेकिन ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक नॉर्मल सा लैंड था, यहाँ पे कुछ नेटिव पीपल रहा करते थे। ओके, बहुत पहले की बात है। तो जो नॉर्मल पीपल रहा करते थे, वो बहुत सीधे साधे टाइप के थे। अब ये रहे तुम्हारे नॉर्मल पीपल, लेट्स सपोज। अब यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स जो है वो सेटल होने आए, तो ये जो फॉरेनर्स है वो धीरे धीरे यहाँ पे सेटल हो गए, लैंड, जमीन वगैरह सब कुछ ले लिए। एंड ये जो नेटिव पीपल है, इन्हें जो है एक छोटा सा जगह दे दिया वहां रहने के लिए। अब क्या हुआ, समय के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि ये जो नेटिव पीपल है, ये डिमांड करने लगे, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ने लगे कि भाई हमारा लैंड है, हमें राइट्स चाहिए, एक्सेट्रा। तो जब वो जागरूक हुए, तो वो मांगना शुरू किया, अपने कम्युनिटी आइडेंटिटी के लिए फाइट करना स्टार्ट किए। लेकिन ये जो हमारे फॉरेनर्स थे, उस टाइम तक लैंड पे पूरा सेटल हो गए थे, इनका पावर स्टैब्लिश हो गया था। तो अब क्या हुआ, वॉर हुआ इन दोनों के बीच में, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नेटिव ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, उनकी काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, उनकी डेथ हो गई। एंड मेनली जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, नाउ इट इज रूल्ड बाय मेनली फॉरेन पीपल, राइट? सो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो है वो अपने कम्युनिटी आइडेंटिटी के लिए, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर लड़े, जिसमें उन्हें भरोसा था कि गॉड जो है वो इनके साइड है, इनके भी साइड है, इनके भी साइड है, इनके हिसाब से। सो एग्रेशन हुआ, लड़ाई हुई इन दोनों के बीच में। अभी के टाइम पे देखा जाए तो जो फॉरेनर्स हैं वो काफी ज्यादा अभी तो मतलब कूलिंग टाइम हो गया है, राइट? वॉर खत्म हो गया, तो अब जो हमारे फॉरेनर्स हैं उनको बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने नेटिव्स के साथ वॉर लड़ी और एंड इतनी सारी कैजुअलिटीज हुई। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। द मेन पॉइंट वी कैन से इट,
is that here it can also lead to war जैसे सिचुएशन, राइट. सो ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी आइडेंटिटी के बारे में हैं. अब हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे विच इज़ कम्युनिटीज़, नेशन एंड नेशन स्टेट. अब इसको थोड़ा सा समझना है. कम्युनिटीज़ जो हैं वो नेशंस बनाती हैं, नेशन जो है वो नेशन स्टेट बनता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि मैम नेशन क्या है, नेशन स्टेट क्या है, फिर स्टेट्स क्या है. सो इसे अच्छे से समझते हुए चलेंगे. ओके, जब हम बात करते हैं नेशंस की, तो नेशंस क्या है मैम? नेशन बेसिकली एक कम्युनिटी, जानते हो कम्युनिटी मतलब होता है कि इट इज ऑल अबाउट पीपल. बहुत सारे लोग हैं बिलोंगिंग, they are belonging from different religion, different caste, different you can say linguistic identities they have. So ये जो communities हैं, it is also written, it is community of communities. So this is important. यहाँ से assertion reason type के बन जाते हैं. So it means कि बहुत सारे छोटे छोटे हमारे communities मिलके बनाते हैं what known as your nation. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड नो. अब नेशन का मीनिंग देखिए तो नेशन का मतलब होता है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जब एक ही आइडेंटिटी रखते हैं, मतलब उनकी एक आइडेंटिटी होती है दैट दे आर इंडियंस और दे आर फ्रेंच पीपल. सो दैट इज योर नेशन, जहाँ पे उनकी एक आइडेंटिटी होती है, एक कल्चर होता है, एक लैंग्वेज होता है, एक ही हिस्ट्री एंड एक ही टेरिटरी वो शेयर कर रहे होते हैं. देन दैट इज पर्टिकुलर thing is, then that particular community will be termed as a nation. Okay, this is all about nation. Clear everyone? Nation is all about जहाँ पे हमारी एक political collectivity होती है, लोग जो हैं वो साथ में आते हैं, उनकी shared culture, shared history, shared religion या फिर shared territory है etc. ये सारी features होती हैं of nation. ओके, जब हम बात करते हैं स्टेट की, तो मैम स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब होता है, इस स्टेट में हमेशा तुम क्या देखोगे, चार चीजें देखोगे. सबसे पहला कि स्टेट में तुम देखोगे एक पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक गवर्नमेंट है. ओके, नंबर 2 हम देखेंगे एक टेरिटरी है. नंबर 3 कुछ पीपल रह रहे होंगे या कुछ पॉपुलेशन होगी. एंड फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं क्या, फोर्थ नंबर पे होती है सोवरेनिटी. ओके, सोवरेनिटी भी हम देखेंगे इन अ स्टेट. सो स्टेट मीन्स कि कोई गवर्नमेंट है, कुछ लोग हैं, वहाँ सोवरेनिटी है, मतलब दे आर क्लेमिंग दैट दिस पर्टिकुलर लैंड बिलोंग्स टू देम एक्सेट्रा. देन दे आर ऑल्सो हैविंग सम टेरिटरी. सो ये हो जाता है हमारा स्टेट का डेफिनेशन. यहाँ पे मैक्स वेबर ने स्टेट को डिफाइन किया है कि एक ऐसा बॉडी होता है जहाँ पे एक लेजिटिमेट फोर्स होता है. लेजिटिमेट फोर्स मतलब कि तुम लेजिटिमेट मतलब पावर का सही इस्तेमाल करके लोगों का वेलफेयर कर रहे हो अपॉन द टेरिटरी. सो दैट इज व्हाट नोन एज योर स्टेट. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट होता है हमारा नेशन के बारे में थोड़ा सा और बात किया गया है कि नेशन जो है वो एक ऐसी कम्युनिटी होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं बट डिफाइन नहीं कर सकते हैं. मतलब अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बुक में लिखे हुए हैं, नेशन को डिस्क्राइब करना आसान है. नेशन में कुछ फीचर्स होते हैं या कुछ चीजें हम देखते हैं नेशन में, बट नेशन को डिफाइन इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज कुछ चीजें हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है. क्या कंफ्यूजिंग है मैम? जैसे मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि नेशन जो है, जितने भी नेशंस हैं उन सभी को स्टेट बना दिया गया. हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी नेशन को स्टेटहुड मिला हुआ है. नंबर 1. नंबर 2, नेशन जो है एक काइंड ऑफ फीलिंग होती है ऑफ वननेस, जहाँ पे हमें एकजुटता फीलिंग होती है, एक आइडेंटिटी हमें फील होता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है दैट वी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एक्सेट्रा. दिस इज द थिंग विच वी सी इन नेशन. ओके, सो नेशन की अगर फर्दर बात करें सो इसकी डिफाइनिंग फीचर्स बता पाना मुश्किल है. जैसे कि क्यों मुश्किल है? क्योंकि एक पैरामीटर पे हम देखते हैं कि कुछ नेशंस हैं, बहुत से नेशंस हैं जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज नहीं होता है, कॉमन रिलीजन, कॉमन एथनिसिटी एंड सो ऑन इज नॉट देयर. लाइक फॉर इंस्टेंस हम इंडिया का केस देखें तो इंडिया भी एक ही नेशन है. ओके, इंडिया भी एक नेशन है, लेकिन हम इंडिया में क्या देखते हैं, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप हैं, बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं, राइट? सो दैट वी सी इन नेशन. सेकेंड थिंग इज कि हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि एक टाइप के लैंग्वेज या एक टाइप के रिलीजन वाले लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट में या एक पर्टिकुलर टेरिटरी को होल्ड करते हैं. जैसे कि वी कैन सी दैट ऑल इंग्लिश स्पीकर्स आर नेशन ओनली, दे आर नेशन, लेकिन ऑल इंग्लिश स्पीकर्स इज नॉट प्रेजेंट इन वन पर्टिकुलर टेरिटरी, राइट? इंग्लिश स्पीकर्स जो है वो अमेरिका में भी हैं, ब्रिटेन में भी हैं, इंडिया में भी हैं, फ्रांस में भी हैं, राइट? इटाली में भी हैं. तो इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं वो दुनिया में फैले हुए हैं, वो एक जगह पे नहीं है. बुद्धिस्ट जो है वो भी सब और जितने भी बुद्धिस्ट हैं ये सब एक नेशन है. पर क्या ये एक सेम
टेरिटरी होल्ड कर रहे हैं? नहीं। क्या इनकी हिस्ट्री सेम है, इनकी कल्चर सेम है? बिल्कुल हाँ मैम, लेकिन इनकी टेरिटरी एक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वी सी बुद्धिस्ट तो इंडिया में भी हैं, बुद्धिस्ट तो चाइना में भी हैं, कोरिया में भी हैं, राइट? सो ये हम ये देखते हैं, देखना ये डिस्टिंक्शंस होता है कि एक नेशन जो है, जरूरी नहीं है कि एक नेशन का हमेशा कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन रिलीजन हो, या अगर उनका कॉमन रिलीजन है, कॉमन लैंग्वेज है, स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल दैट दे आर इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। तो इसीलिए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं नेशन को। आई होप ये सब कुछ समझ में आ रहा है, तो बहुत ईजी है, कुछ है नहीं यहाँ पे। ओके, फर्दर अगर हम बात करें, सो ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कम्युनिटी जो है वही नेशन का फॉर्म करता है। तो यही है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है। इसीलिए तुम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़े होगे क्लास 11 में, तो तुम लोगों ने एक नेशन के बारे में एक चैप्टर पढ़ा था, मुझे याद नहीं है वो चैप्टर का नाम, अभी तो याद नहीं आ रहा। अगर तुम्हें याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। तो उस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था नेशन के बारे में, कि नेशन को डिस्क्राइब कर पाना आसान है पर डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है। बट नेशन इज ऑल अबाउट, जहाँ पे लोगों का एक कल्चर होता है, एक रिलीजन होता है, एक रिलीजन तो नहीं बट एक कल्चर होता है, कॉमन हिस्ट्री होती है, कॉमन एथनिसिटी होती है, एक्सेट्रा। वी हैव रेड दैट डेफिनेशन इफ यू रिमेंबर। ओके, अब हम बात करते हैं नेशन स्टेट की। नेशन स्टेट क्या होता है मैम? अब ये एक प्लेस है, ओके, इस प्लेस में रहने वाले जो लोग हैं, इनका कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन आइडेंटिटी है, कॉमन हिस्ट्री है, सेम शेयर्ड इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा। ये सारी फीचर्स हैं तुम्हारे। सो दिस इज नॉट नोन एज नेशन। अब इस नेशन के पास खुद का स्टेट है। स्टेट है मतलब एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, एक तुम्हारी सोवरेनिटी हो गई, ठीक है, एक गवर्नमेंट हो गई तुम्हारी अपनी, एक तुम्हारे टेरिटरी हो गई। सो ये सारी चीजें अगर तुम्हारे पास हैं, यानी कि कम्युनिटी है जिनके पास अपना खुद का गवर्नमेंट है, खुद वो रूल कर रहे हैं एक दूसरे पे, अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन वो बना रहे हैं, अपने खुद की पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं, सो दैट विल बी टर्म्ड एज अ नेशन स्टेट। ओके, जैसे फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं फ्रांस जो है वो एक नेशन स्टेट है। फ्रांस नेशन स्टेट क्यों है मैम? बिकॉज फ्रांस के लोग जो है उनके वो मानते हैं कि उनकी एक ही आइडेंटिटी है, दैट दे आर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, राइट? दे आर ऑल्सो हैविंग देयर कॉमन हिस्ट्री। उन्होंने अपनी हिस्ट्री में, अपने इतिहास में अपने राइट्स के लिए फाइट भी किया है समय समय पे। देन दे आर हैविंग कॉमन लैंग्वेज, दे आर ऑल्सो हैविंग पॉलिटिकल डिजायर्स, वो खुद को रूल करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर स्टेट है, उनकी पर्टिकुलर गवर्नमेंट है। तो दैट इज द रीजन वाई फ्रांस इज नोन एज योर नेशन स्टेट। जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं ना, तो एक बहुत फेमस लाइन है विच यू शुड नो, एक नेशन एक स्टेट, ये तुमने सुना होगा, और एक स्टेट एक नेशन, ये भी सुना होगा तुमने। तो इसको समझते हैं कि ये मैम ये क्या होता है, वन नेशन वन स्टेट, वन स्टेट वन नेशन। सो जब हम बात करते हैं वन नेशन वन स्टेट, मतलब कि एक नेशन में एक ही स्टेट है। जैसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो अगर एक ही स्टेट में हैं, और कोई स्टेट या और कोई कंट्री में हम उनका नामो निशान नहीं देखेंगे, दैट इज व्हाट नोन एज काइंड ऑफ वन नेशन वन स्टेट। ओके, सो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैम क्या ऐसी कोई कंट्री है जहां पे वन नेशन वन स्टेट हम देखते हैं? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेशन स्टेट में कुछ चीजें हैं। वन नेशन वन स्टेट की बात करें तो इसका एग्जांपल ले लो जापान। जापान में रहने वाले जो लोग हैं, दे आर they claim that उनकी एक ही आइडेंटिटी है, that they are Japanese people and etc. Nothing else beyond this. They believe that they have common history, they have common particular land, they have common particular culture and linguistic language and culture etc. So ये क्या हो गया? इसमें हम देखते हैं कि एक ही नेशन है, एक ही आइडेंटिटी है, और एक ही पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पे वो अपने आप को रूल कर रहे हैं। दैट इज व्हाट नोन एज वन नेशन वन स्टेट। जब हम बात करते हैं वन स्टेट वन नेशन की, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ पे इंडिया में एक स्टेट है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारा एक ही फ्लैग है, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, isn't it? So that is what known as one state. One nation मतलब हमारी एक ही आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, that we are Indians. We can say that हम यूपी से हैं, हम गुजराती पीपल हैं, हम तमिल पीपल हैं, we say sometimes, right? But अगर मैं बात करूँ कोई कॉमन आइडेंटिटी जिससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं खुद को, तो that is
all above that we are Indians, right? So that is the reason why India is one state one nation. जब हम बात करते हैं one state and many nations की, तो उसमें भी इंडिया को हम लिखते हैं, क्यों? बिकॉज हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही फ्लैग है। पर मेनी नेशन क्यों? बिकॉज हम देखते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे नेशनलिटीज हैं, जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे लैंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, एंड सब क्या कहते हैं कि हम थोड़े थोड़े अलग है। जैसे मैं गुजराती हूँ तो मैं तमिल स्पीकिंग पर्सन हूँ, so I am a Rajasthani person, right? So this is that many nations is there in one state. So one state many nations is also we consider India as one state many nations as well. But अगर मैं बात करूँ प्रमुख रूप से, तो हम प्रमुख रूप से इंडिया को one state one nation ही कहते हैं। तीसरा आता है हमारा कैटेगरी विच वी ऑल्सो सी इज वन नेशन मेनी स्टेट्स। वन नेशन मेनी स्टेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया है तो इंडिया में सिर्फ इंडियंस रहते हैं, ऐसा तो नहीं है, और भी बहुत से कंट्रीज हैं, जैसे जापान हो गया, या फिर रशिया हो गया, या फिर अभी देख रहे हैं हम फ्रांस हो गया, इटली हो गया, तो ब्रिटेन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इंडियंस वहां पे भी फैले हुए हैं। तो एक नेशन के लोग जो है वो हर बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे कंट्रीज में है, सो दैट वी से एज दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वन नेशन मेनी स्टेट। एक और एग्जांपल है बुद्धिस्ट स्पीकिंग पीपल is also there in India, is also there in China, right? Is also there in Japan. So that is an example जहाँ पे एक nation जो है वो बहुत सारे countries में, बहुत सारे states में है। क्लियर एवरीवन? तो सब कुछ समझ में आ गया। वन नेशन वन स्टेट क्या है, वन स्टेट वन नेशन क्या है, वन स्टेट मेनी नेशंस क्या है, एंड वन नेशन मेनी स्टेट्स क्या है, राइट? तो यहाँ पे थोड़ी सी फैक्चुअलिटी थी, पर सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज इतनी आराम से हम बात कर रहे हैं, इजंट इट? अब थोड़ा सा और बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। ओके, इतिहास में इतना सारा कुछ था नहीं, वन स्टेट मेनी नेशन इस टाइप की बहुत सारी चीजें थी नहीं। जैसे सोवियत यूनियन की बात करो, तो सोवियत यूनियन में क्या था ना, ये एक एक्चुअल में स्टेट नेशन था। स्टेट नेशन मतलब क्या होता है मैम? एक स्टेट है और उसका एक ही नेशन है। ये तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा तुम्हें। एक स्टेट एक नेशन। अब हम बात करते हैं यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन की। तो ये क्लेम करता था पहले के टाइम पे दैट इसके अंदर बहुत सारे नेशंस हैं। सोवियत यूनियन गवर्नमेंट एक है, वैसे मैं ड्रॉ तो नहीं कर सकती, पर कुछ ऐसे ऐसे करके हम सोवियत यूनियन को बनाते हैं। तो सोवियत यूनियन था, लेट्स सपोज ये है यूएसएसआर। अब यूएसएसआर जो था वो बहुत बड़ा था, ओके? इसमें बहुत सारी कंट्रीज आ गई थी, उज्बेकिस्तान था तुम्हारा, यूक्रेन था, रशिया था, एक्सेट्रा, इजंट इट? सो इसके अंदर क्या थे? बहुत सारे नेशंस थे, बहुत सारे आइडेंटिटी वाले पीपल थे, बहुत सारी कम्युनिटीज थी। तो ये क्या क्लेम करता था कि सोवियत यूनियन इज वन स्टेट, जिसको रूल वन स्टेट कर रहा है, बट विथ डिफरेंट नेशंस। दैट वाज देयर। जमाइका की बात करें तो जमाइका में हम देखते क्या है कि जमाइका के रेसिडेंट्स को ड्यूअल सिटीजनशिप मिला हुआ है, मतलब दे आर जमाइकन्स आल्सो एंड दे आर आल्सो द रेसिडेंट्स, दे कैन एट द सेम टाइम दे कैन बी सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री आल्सो, राइट? सो जमाइका में ये चीज हमें देखने को मिलती है। पर इंडिया की बात करो या आजकल के कंट्री की बात करो, तो ये जो है सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटीज की बात करो, सो हर कंट्री में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इंडिया में हम सिर्फ हम एक दूसरे को एक ही आइडेंटिटी से देखते हैं, दैट वी ऑल आर above everything we all are Indians, so we have one identity. But there are countries जो कहती हैं कि हम dual citizenship देंगे, यानी कि हम तुम्हें दो identity देंगे, you can be Jamaican at the same time you can be American. So एक example दे रही हूँ मैं, so that is the thing which we see over here. So पहले के टाइम पे बात करूँ ना, तो ये सारी चीजें काफी कॉमन थी, एंड वन स्टेट वन नेशन वाला जो थ्योरी है ये बहुत रिसेंटली इमर्ज हुआ है, जो हम देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? सो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि यही है कि नेशन को डिफाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? क्योंकि नेशन देख रहे हैं हम कि कम्युनिटीज, अगर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं इंडियंस का ही, तो इंडिया जो है वो हर कंट्री में देखने को मिलते हैं, राइट? बुद्धिस्ट जो है वो बहुत से कंट्रीज में तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते कि नेशन मतलब क्या होता है, right? Nation is a kind of a feeling, a kind of oneness we can say. So that is the reason why it is a bit difficult to define what is nation. So I hope the whole concept of nation, nation state, and to some extent state nation is also clear to everyone. ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा यही बताया हुआ है कि हमें स्टेट्स को ना नेशन की बहुत जरूरत होती है। स्टेट्स को, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी एक स्टेट है, तो उसको नेशन की जरूरत जरूर पड़ती है। क्यों पड़ती है? मतलब नेशन जो है वो एक काइंड ऑफ वननेस का भाव होता है, NESS, ओके, वननेस का भाव होता है। जैसे इंडिया है,
लेट्स सपोज दिस इज इंडिया। सो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एक गवर्नमेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फ्लैग है, ठीक है, मान लिया एक फ्लैग है, पर वहां पे रहने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे को मानते हैं कि दे आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज एंड देयर इज अ डिस्टिंक्शन डिफरेंसेस, उनके अंदर एकजुटता बिल्कुल नहीं है। कोई इंडिया का ये स्टेट है जो बोल रहा है कि भाई मुझे कोई और कंट्री बनना है, मुझे इंडिया का पार्ट नहीं बनना, ये सारी चीजें अंदर में चल रही है, तो फिर क्या होगा, फिर इंडिया के पार्टीशंस हो जाएंगे, इजंट इट? सो स्टेट्स, अगर हम कोई स्टेट को देख रहे हैं तो स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरत होती है नेशन को, नेशन की। नेशन मतलब होता है एकजुटता, एक आइडेंटिटी, एक पहचान, एक वननेस होता है, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होता है, एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है। जब मुसीबत होती है तो हमें अपने आसपास अपने दोस्तों की जरूरत होती है, राइट? सो यही चीज है, नेशन मतलब इज ऑल अबाउट, इट इज काइंड ऑफ वननेस विच पीपल डू हैव। लोग जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जब मुसीबत आती है तो एकजुट होकर लड़ते हैं, राइट? सो दैट इज शुड बी देयर इन अ स्टेट। सो दैट इज द रीजन व्हाई एवरी टाइम वी सी दैट स्टेट को नेशन की जरूरत होती है, पर नेशन को कभी स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती है। नेशन जो है, बहुत से ऐसे नेशन है अभी के टाइम पे देखते हैं, जैसे बुद्धिस्ट ही देख लो। बुद्धिस्ट जो है वो कंट्री में फैले हुए हैं, दुनिया में फैले हुए हैं एक्चुअल में, लेकिन सभी बुद्धिस्ट को एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं मिला है, राइट? सो नेशन को हमेशा स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती, पर स्टेट को हमेशा नेशन की जरूरत पड़ती है। दैट इज व्हाट हियर इट इज ट्राइंग टू से। ये एक एक लाइन में क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज असर्शन रीजन या एमसीक्यूज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में अगर तुम लोग सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स देखो या चाहे सैम्पल पेपर उठा के देख लो, लाइन उठा के बोल दिया जाता है कि एक्सप्लेन दिस लाइन, राइट? सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइन बाय लाइन चीजों को समझते हुए चलो। अब हम जानेंगे इसी से रिलेटेड कि क्या होता है पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। बहुत मतलब मैं इस चैप्टर को बोलूंगी ना, एक काइंड ऑफ फिल्म समझ के चलो, बहुत आराम से रिलेट कर लोगे, सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, इट्स जस्ट दैट तुमको सुनना है एंड समझने की कोशिश करना है। थोड़ा सा अटेंटिव बनो क्लास में। मैं बोलूँ तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखो, ओके? एंड सब कुछ सुनते हुए चलो, ओके? पॉलिसी ऑफ असिमुलेशन क्या होता है, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा नाम से समझ में तो आ रहा होगा कि असिमुलेट कर देना, इंटीग्रेट कर देना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल अ बिट। पॉलिसी ऑफ असिमुलेशन का मतलब होता है कि कोई एक मेजॉरिटी होती है, एक माइनॉरिटी होती है। मेजॉरिटी जो है, जैसे लेट्स सपोज श्रीलंका का एग्जांपल ले लो, तो श्रीलंका में मेजॉरिटी कौन थे? सिन्हाला पीपल थे। अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद हो, या सिन्हालीज कह लो, तो अगर तुम्हें याद होगा क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। सो सिन्हालीज लोग जो थे वो मेजॉरिटी में थे। तो पॉलिसी ऑफ असिमुलेशन के अंदर जो मेजॉरिटी रिलीजन है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनकी आइडेंटिटी को नेशनल आइडेंटिटी बना दिया जाता है, एंड माइनॉरिटी का जो भी कल्चर होता है, उनका जो भी रिलीजन होता है, जो भी कल्चरल आइडेंटिटी होती है, उसे एरोड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ओके? सो दैट वी सी इन असिमुलेशन, जहाँ पे एक, जैसे हम देखेंगे कोई कंट्री है, उसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज हो गई, कोई पर्टिकुलर नेशनल लैंग्वेज हो गया, कोई नेशनल बुक हो गया, या नेशनल तुम्हारा कल्चर हो गया, राइट? सो दिस इज व्हाट नोन एज योर, कि जहाँ पे तुम अपने मेजोरिटी को प्रमोट कर रहे हो, माइनॉरिटी को माइनॉरिटी को या उनके कल्चर को रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हो। दैट इज व्हाट नोन एज पॉलिसी ऑफ असिमुलेशन। पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन में हम देखते क्या है, कि यहाँ पे हम देखते हैं कि इट इज ऑल अबाउट, जहाँ पे तुम पॉलिटिकल अरीना से, पब्लिक अरीना से कल्चरल आइडेंटिटी को हटा दो। मतलब यू आर नॉट अ हिंदू, यू आर नॉट अ मुस्लिम, बट यू आर अबव ऑल, यू आर अ फ्रेंच पीपल। अगर मैं फ्रांस का एग्जांपल दूं, तो फ्रांस में यही होता है। फ्रांस में बोला जाता है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी एक ही आइडेंटिटी है कि तुम फ्रांस के फ्रेंच मैन हो, ओके? इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रांस के स्कूलों में तुम्हें हिजाब पहनने नहीं दिया जाता है, या फिर कोई भी रिलीजियस आइटम्स को नहीं पहनने दिया जाता है, या यूज करने दिया जाता है। तो दैट इज थिंग। तो तुम प्राइवेट डोमेन में अपने घर में अपने रिलीजन को मानो, अपने कल्चर को मानो, दैट इज ओके, बट पब्लिक एरिया में तुम नहीं मानोगे। तो दैट इज ऑल अबाउट वेयर वी सी दैट पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन इज देयर। क्लियर एवरीवन?
थोड़ा सा और यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में अबाउट पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन इज ऑल अबाउट जहाँ पे डोमिनेंट सोशल ग्रुप का जो भी रिलीजन होगा, जो भी कल्चर होगा, उसे कंट्री जो है वो प्रमोट करती है, एंड माइनॉरिटी का जो भी होता है वो माइनॉरिटी का रिकॉग्निशन नहीं मिलता, माइनॉरिटी पीछे रह जाती है। जैसे हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखें अगर पहले के टाइम पे, सिन्हाला लैंग्वेज को उन्होंने नेशनल लैंग्वेज बना दिया था एंड माइनॉरिटी लैंग्वेज को उन्होंने प्राइवेट डोमेन में तो नहीं, बट माइनॉरिटी लैंग्वेज जो थी जैसे कि तमिल स्पीकिंग पीपल को उन्होंने रिकॉग्निशन नहीं दी, जिसकी वजह से वॉर हो गया, इजंट इट? सो यही है कि प्रमोट किसको किया? मेजॉरिटी कल्चरल आइडेंटिटी को। एंड पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन में हम क्या देखते हैं? पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन में हम देखते हैं कि प्राइवेट स्पीयर में कल्चरल आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करो, पब्लिक डोमेन में तुम्हें कोई भी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो अब तुम बता सकते हो, तो अब तुम गेस कर सकते हो कि क्या इंडिया पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन को फॉलो करता है या फिर पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन को फॉलो करता है? कमेंट सेक्शन में सबसे पहले होमवर्क का आंसर मुझे अभी के अभी बताओ, क्या लगता है तुम्हें? थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया कौन सी पॉलिसी को फॉलो करता है, लेकिन अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि अभी जितना समझ में आया तुम्हें, उसके हिसाब से तुम्हें क्या लगता है, इंडिया पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन को फॉलो करता है या पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन को फॉलो करता है? ओके, क्लियर एवरीवन? तो यही है कि हम देखते हैं कि अगर हम कंट्री में ये करेंगे कि इसे समझने से पहले ना ये समझ लो कि ऐसा मतलब इस टाइप की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया है। इस टाइप की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का यही मोटो था कि हम क्या करें, एलिमिनेट कर दें लोकल और माइनॉरिटी ग्रुप के कल्चरल आइडेंटिटी को, नंबर 1। नंबर 2, हम एक जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में काफी सारे ग्रुप्स हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं या फिर कुछ और कम्युनिटीज हैं, तो उनकी अलग अलग जुडिशियल सिस्टम है, लीगल सिस्टम है। लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं वो चाहती हैं कि हमारा सिर्फ एक ही लीगल सिस्टम हो एंड कोई और लीगल या एजुकेशनल सिस्टम ना हो। दैट इज द रीजन व्हाई सम कंट्रीज जो हैं वो चाहती हैं कि कोई भी रिलीजन को, कोई भी कल्चरल आइडेंटिटी को वो प्रमोट ना करें। तीसरा जो है, ताकि डोमिनेंट ग्रुप का जो लैंग्वेज है उसे रिकॉग्निशन मिले, डोमिनेंट या मेजॉरिटी की जो लैंग्वेज है उनका कल्चर को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट होता है प्रमोट कर पाना डोमिनेंट कल्चर को, दैट इज द रीजन, वो सेम है। अडॉप्ट कर पाना स्टेट को एक पर्टिकुलर सिंबल देना, वही है कि मेजॉरिटी के हिस्ट्री को, हीरोज को, कल्चर को बहुत ज्यादा या यू को नेशनल हॉलीडे जो है इट विल बी ओनली गिवन टू मेजॉरिटी का जो जैसे मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं हिंदूज का, तो हिंदूज जो है वो सेलिब्रेट करते हैं होली, तो सिर्फ होली पे छुट्टी मिलेगी और कोई दिन पे छुट्टी नहीं मिलेगी। और जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनका ईद हो या फिर कोई भी और फेस्टिवल डे हो, कल्चरल डे हो, तो उस दिन में छुट्टी ना मिले। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। नेक्स्ट है सीजर, जो भी माइनॉरिटी है उनका लैंड, उनका फॉरेस्ट, उनकी फिशरीज को ले लेने, ले लेना फॉर एंड डिक्लेयर कर देना एज नेचुरल रिसोर्सेज। सो दिस काइंड ऑफ रीजंस इज देयर, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज जो हैं वो चाहते हैं कि या तो वो एसिमिलेशनिस्ट बन जाए या तो वो इंटीग्रेशनिस्ट बन जाए। इन दोनों से क्या फायदा होता है? इन दोनों से ही फायदा ये होता है कि माइनॉरिटी का जो रिलीजन है, जो कल्चर है, वो इरोड हो जाता है कहीं ना कहीं। इससे हेल्प क्या होती है? इससे ना वन नेशन वाला, वन स्टेट वन नेशन टाइप का होता है। जैसे रिकॉग्निशन मिलता है टू ओनली, कुछ कंट्रीज होती हैं जो चाहती, उनको लगता है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होगी तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो चाहते हैं ना कि एक नेशनल लैंग्वेज हो या एक नेशनल रिलीजन हो। इससे क्या होगा ना कि इससे कंट्री में यूनिटी होगी, इससे कंट्री में क्या होगा, मेजॉरिटी का दबदबा होगा एंड एक आइडेंटिटी होगी, नेशनलिज्म रहेगा। सो नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए कंट्रीज जो है वो कोशिश करती हैं कि ये दोनों पॉलिसीज को वो फॉलो करें। जैसे चाइना का एग्जांपल लें तो चाइना जो है इट इज फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन, जहाँ पे वो कोशिश कर रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसे वो प्रमोट करे एंड बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसे बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं देता है। फ्रांस की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो फ्रांस का एग्जांपल मैंने दिया है, इट इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ integration. Clear everyone? So I hope this much is crystal clear to everyone. यहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके बताया हुआ है कि अगर हम क्या करें, हम सिर्फ मेजॉरिटी को आइडेंटिफाई करें और कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ना करें, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, माइनॉरिटी जो है वो सबऑर्डिनेट फील करती है। जैसे सिन्हाला कम्युनिटी की बात कर लो या श्रीलंका की बात कर लो, सिन्हालास को बहुत ज्यादा
फेवर कर रही थी गवर्नमेंट, जिससे क्या हुआ, माइनॉरिटी जो है वो गुस्सा हो गई, गुस्सा होने की वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर देखने को मिला। तो यही होगा भाई, अगर तुम अपने कल्चरल डाइवर्सिटी को इग्नोर मारो तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी हो सकती है, राइट। सो अपना पहला होमवर्क को अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखो। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कल्चरल डाइवर्सिटी, एंड इंडिया को देखेंगे कि इंडिया क्या स्टेट नेशन है या फिर नेशन स्टेट है, एक्सेट्रा। ओके, इंडिया की बात करें एज अ नेशन स्टेट, इट इज सोशली एंड कल्चरली जो है मोस्ट डाइवर्स कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड। हम देखते हैं कि इंडिया में 1.21 बिलियन लोग हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, एंड करेंटली अभी तक तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जस्ट आफ्टर चाइना, isn't it? हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी इतनी है कि भाई 1636 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स बोले जाते हैं हमारे कंट्री में। इतने सारे लैंग्वेज है जिसमें से 22 लैंग्वेज हमारे 8 स्केड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ऑल्सो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि 80% ऑफ पॉपुलेशन हिंदूज की है, देन 14.2% ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, देन आफ्टर वी सी सम पॉपुलेशन लाइक 2.3% ऑफ पीपल जो है वो क्रिश्चियंस है, 6 जो है वो 1.7 है, एंड बुद्धिस्ट जो है 0.7% के पॉपुलेशन में आते हैं। तो इतने स्मॉल परसेंटेज है सम पीपल, वेयर एज सम पीपल इज इन मेजॉरिटी। सो यही है हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी, राइट। और बात करें कि इंडिया की तुम्हारे सवाल का जवाब क्या है कि इंडिया क्या है, तो इंडिया इज नीदर असिमुलेशनिस्ट नॉर इंटीग्रेशनिस्ट मॉडल। इंडिया जो है वो ना ही असिमुलेशनिस्ट है, मतलब हम कोई भी मेजॉरिटी आइडेंटिटी को प्रमोट नहीं करते हैं। साथ ही दूसरे नंबर पे हम ये भी देखते हैं कि हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो तुम्हारा लैंग्वेज है या जो तुम्हारा कल्चर है उसको तुम अपने प्राइवेट डोमेन में रखो और पब्लिक में फॉलो ना करो, ऐसा भी हम फोर्स नहीं करते हैं। तो इसी रीजन की वजह से हम ना ही एसिमुलेशनिस्ट हैं ना ही इंटीग्रेशनिस्ट है। अब तुम्हारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर तुम गलत थे तो तुम्हें समझ में आया क्यों गलत थे, एंड सही थे तो तुम्हें समझ में आया और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इजंट इट? तो थोड़ा सा एक्टिव रहो क्लास में। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बताती है कि हम सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर मतलब हम सभी लैंग्वेज सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो हम रिस्पेक्ट ऐसे करते हैं कि हम उससे ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि तुम प्राइवेट डोमेन में ही जाके फॉलो करो, पब्लिक में तुम फॉलो नहीं कर सकते। तो ऐसा भी रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगा रखे हैं। जब हम बात करते हैं कि मैम इंडिया एक नेशन स्टेट है या स्टेट नेशन है, तो जनरली हम इंडिया को देखते हैं दैट इट इज टर्म्ड एज अ स्टेट नेशन। ओके, स्टेट नेशन क्यों बोलते हैं हम इसे मैम? तो स्टेट नेशन हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कंट्री में हमारी एक आइडेंटिटी हम देखते हैं कि हम वी आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडियन, सो वी हैव वन आइडेंटिटी, वी हैव अ कॉमन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वी हैव अ कॉमन कल्चर, एंड ऑल्सो हम देखते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे डिफरेंट इथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज जो हैं वो साथ में आके को एग्जिस्ट करती हैं पीसफुली एंड कोऑपरेटिवली। दैट इज द रीजन वाई हम देखते हैं कि हमारे एक स्टेट में एक गवर्नमेंट है, एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है एंड एक ही फ्लैग है। इसी एक स्टेट के अंदर बहुत सारे नेशंस जो हैं, वेरियस नेशंस, वेरियस कम्युनिटीज जो हैं वो को एग्जिस्ट कर रही हैं, रह रही हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी से दैट इंडिया इज अ स्टेट नेशन वेयर वी हैव वन स्टेट एंड वन नेशन। क्लियर एवरीवन? ओके, हम देखते हैं कि हमारे अंदर क्या है, एक वी फीलिंग है। वी फीलिंग मतलब वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इंडियन, राइट। हम एक दूसरे के साथ जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो समय पे हम लोगों ने देखा है कि सभी, जैसे अगर एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल दूं तो हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स ने जब हमारे कंट्री पे बहुत अत्याचार किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, तो हम लोगों ने देखा कि हम एकजुट हुए, ट्राइबल्स हो चाहे अनटचेबल्स हो या फिर लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, हम लोगों ने ये सब नहीं देखा, वुमेन्स मेंस ये सब नहीं देखा, सब एकजुट होके एज एन इंडियन फाइट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला एंड वी हैड अ फीलिंग ऑफ वन। ठीक है, हम एकजुट होकर आए, तभी हमारे अंदर क्या आया, तभी हमने देखा कि हमें इंडिपेंडेंस मिला। तो जब जब प्रॉब्लम आया है ना तो हम इंडियंस बन गए हैं, एकजुट हुए हैं, वी फीलिंग है हमारे अंदर। लेकिन कभी कभार ना जैसे होता है ना कि भाई बहन तो हम हैं ही, तो झगड़े तो हमारे होते रहते हैं, पर है तो हम लोग एक ही। जब प्रॉब्लम आएगी तो मेरा भाई मेरी हेल्प करेगा और मेरा भाई मेरी हेल्प करेगा, राइट। लेकिन झगड़ा तो मेरे भाई से मेरा होता ही रहता है, राइट। सो दिस इज द थिंग विच वी सी। इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिया में हम
रहते हैं कोऑपरेट करके, कोएग्जिस्ट करते हैं पीसफुली, लेकिन समय समय पे हमारे झगड़े होते रहते हैं, मनमुटाव होते रहते हैं। दैट इज वन ऑफ द थिंग। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताती है कि हम हिंदू आइडेंटिटी, कुछ लोग जो है बोलते हैं कि भाई हमें इंडिया को एक हिंदू कम्युनिटी बननी चाहिए, हिंदू रिलीजन को मेन मेजॉरिटी रिलीजन या यू को नेशनल रिलीजन बनाना चाहिए। पर हम लोगों ने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया को वो क्या करती है, वो कोई एक आइडेंटिटी को इम्पोज नहीं करती है, right? Number one. Number two, we see we are followers of democracy. We are following the constitution. We respect all the diversity which is there in the country. Historically भी हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम सभी distinct identities को हम देखते हैं कि कैसे हमारे अंदर ट्रस्ट है, सपोर्ट है, हम कैसे सिटीजन्स को ऑफ द कंट्री वी सी दैट हाउ वी आर कोऑपरेटिंग, हाउ वी आर लिविंग टिल नाउ, राइट, पीसफुली। हम सभी के सभी कल्चरल डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एंड किसी को प्रमोट नहीं कर रहे होते हैं। दैट इज द थिंग विच इज ओवर हियर रिटन। ऑल्सो हमारे इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या कि भाई फाइट होती रहती है कि अगर तुम लोअर कास्ट को रिजर्वेशन दोगे तो तुम देखोगे कि जनरल कास्ट बोलेंगे कि भाई हमारा क्या, हमारा तो कोई तुम देख ही नहीं रहे हो। अगर तुम माइनॉरिटी को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो मेजॉरिटी बोलेगी, मेजॉरिटी के प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे तो माइनॉरिटी बोलने लगेगी तो हम तो माइनॉरिटी, हम पे तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सारे टेंशन्स हम देखते हैं बिटवीन द मेजॉरिटी माइनॉरिटी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लूरलिज्म लाना चाहिए। प्लूरलिज्म मतलब प्लूरलिज्म इज ऑल अबाउट वेयर वी आर रिकॉग्नाइजिंग ऑल द कल्चरल डाइवर्सिटी। वी आर बिल्डिंग द नेशन जहाँ पे हम सभी को रिकॉग्नाइज करें, किसी एक को प्रमोट ना करें, तभी हम देखेंगे कि हमारे कंट्री में एक सोशल एंड पॉलिटिकल हार्मनी रहेगी। नहीं तो अगर हम माइनॉरिटी को ना देखें या उनकी राइट्स, उनके आइडेंटिटी, उनके कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट ना करें, प्रोटेक्ट ना करें, तो फिर अनस्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर जैसे सिचुएशन, टेंशंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा टॉपिक विच इज रीजनलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। उससे पहले तुम्हारे कुछ एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है कि व्हाट इज द की फीचर ऑफ कम्युनिटी। इज इट ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट ऑप्शन बी शेयर्ड टेरिटरी एंड इकोनॉमिक इकोनॉमी, इज इट ऑप्शन सी जहां पे हम देखते हैं शेयर्ड इंटरेस्ट, वैल्यूज और आइडेंटिटी, या फिर ऑप्शन डी विच इज सोवरेन पॉलिटिकल सिस्टम। तो तुम्हें बताना कि कम्युनिटी का की फीचर क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हेल्प करता है टू मेंटेन नेशनल कोहेशन इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। इज इट ऑप्शन ए इम्पोजिंग अ सिंगल religious identity, is it option B ignoring regional demands, option C recognizing and accommodating multiple identities, or is it option D which is centralizing all powers। so तुम्हें बताना है कि इन सभी में से इंडिया को अगर हम चाहते हैं कि एक कोहेशन बना रहे, एक यूनिटी बना रहे इन दिस मच डाइवर्सिटी, then what is the thing which we have to work upon। ओके, सो दोनों के दोनों क्वेश्चन का आंसर तुम्हें लिखना है इन द कमेंट सेक्शन अभी के अभी। उसके बाद हम मूव करेंगे एंड डिस्कस करेंगे रीजनलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके ओके, रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है? रीजनलिज्म का मतलब होता है क्षेत्रवाद, यानी कि हम कोई एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो इस एरिया का अपना ही एक हिस्ट्री है, एक अपना ही कल्चर है, एक अपना ही लैंग्वेज है, एक अपना ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ओके, सो दैट इज व्हाट नोन एज रीजन। अब इस रीजन में रहने वाले लोग का कुछ अगर डिमांड हो, जैसे डिमांड हो फॉर पॉलिटिकल पावर का डिमांड हो, या फिर डेवलपमेंट का डिमांड हो, या फिर डिमांड हो कि भाई हमारा कल्चर अलग है तो हमें एक सेपरेट स्टेट बना दो, तो दैट इज योर रीजनलिज्म। ओके, रीजनलिज्म मतलब एक टेरिटरी पे, एक रीजन पे तुम हो, वहां पे तुम्हारी कॉमन लैंग्वेज है, वहां पे एक नेशनलिज्म, वहां पे एक काइंड ऑफ एकजुटता की फीलिंग है, तुम्हारे एक ही कल्चर है एंड तुम लोग मिलकर डिमांड कर रहे हो फॉर power or for development or for a separate state, so that kind of thing is called as a regionalism। clear everyone? तो regionalism की बात करें तो इंडिया में हम देखते हैं फेडरलिज्म का पॉलिसी वी आर adopted where we see that power is distributed, we are not giving power to any like central government है, but all states जो है मतलब वही है कि पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलता है कि लोकल बॉडीज तक हम लोगों ने पावर शेयर कर रखा है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, वर्टिकल पावर शेयरिंग है। आई होप यू ऑल रिमेंबर अबाउट इट, राइट? थोड़ा सा कनेक्ट करोगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इतिहास से समझते हुए चलते हैं रीजनलिज्म को तो और ज्यादा क्लियर होगा। इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, सो ये जो कहानी है शुरू होती है बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, एक बार की बात है कि फ्रीडम मूवमेंट के लिए, मतलब आज़ादी के लिए हम लोग
काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस हेल्ड कर रहे थे। तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कराया था इन 1920s के आसपास। दैट कॉन्फ्रेंस वाज नोन एज, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सेशन किया था, नागपुर सेशन किया था। इस नागपुर सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस ने बोला था कि भाई एक बार हमें इंडिपेंडेंस मिल गई ना, तो हम क्या करेंगे, हम सभी लैंग्वेज, on the basis of language we will create separate states for each and every speakers, like this they have told. अब उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। अब क्या हुआ, हमें इंडिपेंडेंस फाइनली मिला इन दी 1947। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो हुआ क्या कि आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन उस टाइम पे पार्टीशन हुआ था। तो पार्टीशन की वजह से हमारे जो लीडर्स थे वो डरे हुए थे कि भाई पार्टीशन हो जाएगा अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स बना देंगे, तो वो लोग भी कंट्री के लिए डिमांड करने लग जाएंगे। तो बहुत सारा डाउट्स था। इसी रीजन की वजह से हमारे लीडर्स मान नहीं रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने देखा कि भाई बहुत से लीडर्स थे ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट पीपल, कॉमन पीपल जैसे पीजेंट्स वगैरह हो गए, वो एकजुट होकर डिमांड करने लगे कि भाई प्रॉमिस का क्या हुआ, तुम लोगों ने वादा किया था कि अगर हमें इंडिपेंडेंस मिल गया तो हमारे लिए सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा। तो फिर डिमांड होने लगा। सबसे ज्यादा डिमांड हो रहा था बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज में, जो कि डिमांड कर रहा था। इन अक्टूबर 1953 वी हैव सीन पोटी श्री रामुलु थे, जो कि एक फॉर्मर गांधीयन थे। इन्होंने फास्ट ऑन टू डेथ किया था एंड उन्होंने बोला था कि भाई हमें एक सेपरेट स्टेट बना के दो, विच इज आंध्रा। तो एक विशाल आंध्रा मूवमेंट इन्होंने किया था, जिसके ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव सीन कि इनकी डेथ भी हो गई थी फास्ट ऑन टू डेथ में, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फैला, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ। फाइनली हम लोगों ने देखा कि एसआरसी का फॉर्मेशन होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का फॉर्मेशन होता है 1956, जहां पे हम देखते क्या है। सो फाइनली हमने देखा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का फॉर्मेशन होता है 1967 में, जहां पे हम लोगों ने देखा कि इन्होंने अपना रिपोर्ट एसआरसी ने का फॉर्मेशन होने के बाद उसने अप्रूव किया कि भाई हाँ हम रेडी हैं कि इंडिया को हम बना सकते हैं, इंडिया की स्टेट्स हम फॉर्मेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो देन आफ्टर वी हैव सीन कि कैसे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने धीरे धीरे लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट्स बनाए, जैसे गुजरात बनाया, फिर राजस्थान, गुजरात बनाया, महाराष्ट्र बनाया, तमिलनाडु बनाया, नेक्स्ट। सो नाउ वी कैन सी मेनी स्टेट्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, अगर मैं ये तो इंडिया की बात थी। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल है श्रीलंका का, तो श्रीलंका का एग्जाम्पल हम देखिए तो श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगेन लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत झगड़ा हुआ था। हम लोगों ने देखा क्या कि एक श्रीलंका में तमिल स्पीकर्स थे एंड एक थे सिन्हाला स्पीकर्स, राइट। सो सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज बना दिया एंड माइनॉरिटी तमिल स्पीकर्स को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनके लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला सिविल वॉर छिड़ गया था, isn't it? पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में कैसे डिवीजन हो गया। डिवीजन मतलब हम लोगों ने देखा कि क्या था, ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा था ना कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली स्पीकर्स थे। वो क्या बोल रहे थे कि भाई हम लोग बंगालीज हैं तो हमारे आइडेंटिटी को, हमारे कम्युनिटी आइडेंटिटी को रिकॉग्निशन दो, बंगाली को भी रिस्पेक्ट दो, बंगालीज को भी रिस्पेक्ट दो, हमारे लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दो, एक्सेट्रा। सो दे वर डिमांडिंग, माइनॉरिटी वर डिमांडिंग, जिसकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया, एकदम इग्नोर मार दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वॉर्स हुआ एंड फाइनली आफ्टर दैट वॉर वी हैव सीन दैट 1971 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है, राइट। बंगालीज जो है वो ईस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में रूल करने लग जाते हैं, isn't it? So ये हम देखते हैं कि भाई कैसे रीजनलिज्म के बेसिस पे पार्टीशन होता है अगर हम माइनॉरिटी की डिमांड्स ना माने, एक्सेट्रा। सो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। लैंग्वेज की बात करें तो अभी भी ऐसा है कि लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे पहले के टाइम पे क्या था, लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोगों ने स्टेट्स बना दिया था। अभी हम देखते हैं कि अभी भी काफी सारे कम्युनिटीज हैं जो क्या कहते हैं कि भाई हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट दे दो। जैसे हम लोगों ने देखा क्रिएशन हुआ ऑफ 3 न्यू स्टेट्स इन 2000, दैट इज छत्तीसगढ़, उत्तरांचल एंड झारखंड। ओके, इन्होंने इनकी जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ ये ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज नहीं था, बट इट वाज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। मतलब वहां पे रहने वाले जो ट्राइबल्स थे वो क्लेम करते थे कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन, फ्रॉम द मेजॉरिटी,
उनका लैंग्वेज अलग है एंड उनका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है। रीजनल डिप्राइवेशन था, मतलब उनके एरिया में डेवलपमेंट बहुत कम था। दे वर क्लेमिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स दे डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट एंड फाइनली दे गॉट ऑल्सो सेपरेट स्टेट, बट नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑल्सो देयर वॉज एथनिसिटी, देयर वॉज ऑल्सो सम रीजनल डिप्राइवेशन जिसकी वजह से उन्हें स्टेट मिला। करंटली हम देख रहे हैं कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिल रही है, राइट? So most of the states are there on the basis of language and cultural identity we are seeing today. Okay, जब हम बात करते हैं रीजनल सेंटिमेंट्स की, तो रीजनलिज्म को हम देख रहे हैं एक आइडियोलॉजी है जहाँ पे हम देखते हैं कि यू आर आस्किंग फॉर सेपरेट स्टेट और यू आर आस्किंग और डिमांडिंग फॉर सम पावर एक्सेट्रा, सम ऑटोनॉमी फॉर योर रीजन, दैट इज योर रीजनलिज्म। अब हम क्या करते हैं ना कि कोई स्टेट बना दिया हम लोगों ने, अब हम स्टेट बना देते हैं, बस स्टेट बनाने से कुछ नहीं होता। स्टेट को बनाने के बाद हमें उनको कुछ पावर्स देनी होती हैं। जैसे मैंने देखा कि कोई पर्टिकुलर रीजन था, जैसे अगर विशालांध्र मूवमेंट के तहत कुछ मद्रासी पीपल थे, उन्होंने स्टेट मांगा, हम लोगों ने स्टेट बना दिया आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेट बनाने के बाद बस हो गया? नहीं, कहानी खत्म नहीं होती है। कहानी शुरू यहाँ से होती है जब हम इनको थोड़ा पावर देते हैं, ये अपने आप को रूल करना चालू करते हैं, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने देखा है कि पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग मतलब पावर शेयर किया जाता है अमॉन्ग स्टेट्स एंड सेंटर। सो सेंटर क्या करता है? पावर शेयर करता है टू द स्टेट। स्टेट क्या करता है? फर्दर पावर शेयर करता है टू द लोकल बॉडीज, राइट? सो ऐसे पावर शेयरिंग का सिस्टम चलता है। ऑल्सो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का एग्जाम्पल दिया हो कि फाइनेंस कमीशन एक ऐसा कमीशन बिठाया गया है जहाँ पे स्टेट्स को टैक्सेस या रेवेन्यूज दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टडीज। 5 ईयर प्लान के तहत इनको टैक्स दिए जाते हैं एक्सेट्रा, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। सो आई होप रीजनलिज्म क्लियर है टू एवरीवन। ओके, अब हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, दैट इज रिलीजन रिलेटेड आइडेंटिटीज। यानी कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि कम्युनिटी आइडेंटिटीज क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने कल्चरल डाइवर्सिटी पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या है, कम्युनिटी आइडेंटिटी के फीचर्स क्या हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन क्या होता है, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, इंडिया एक नेशन स्टेट है या स्टेट नेशन है। एंड देन फाइनली हम लोगों ने देखा कि रीजनलिज्म क्या होता है, इंडिया में रीजनलिज्म कैसे देखने को मिलता है हमें। अब हम जानेंगे कि रिलीजन के बेसिस पे क्या इश्यूज हैं। बहुत सारे रिलीजन हमारे कंट्री में है, जैसे कुछ लोग हिंदूज हैं, कुछ लोग मुस्लिम्स हैं, कुछ लोग क्रिश्चियंस हैं, राइट, कुछ लोग बुद्धिस्ट हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे रिलीजन के बेसिस पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं एंड आइडेंटिटीज होती हैं एक्सेट्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट डिस्कशन। जब हम बात करते हैं रिलीजन रिलेटेड इश्यूज की, तो 2 इश्यूज यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले एक सेकुलरिज्म एंड कम्युनिज्म सेक्ट का प्रॉब्लम होता है एंड एक होता है मेजॉरिटी माइनॉरिटी सेक्ट। तो दोनों सेक्ट को समझेंगे एंड देखेंगे कि किस पैरामीटर पे कैसे सेकुलरिज्म एंड कम्युनिज्म के बीच के वजह से रिलीजन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, साथ में कैसे मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बीच में क्लैशेस होते हैं फॉर रिलीजन के मैटर पे। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे मेजॉरिटी राइट्स एंड नेशनल बिल्डिंग। यानी कि हम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन नेशनलिज्म की बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि हम इंक्लूसिव है, मतलब हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, हर कल्चरल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक विजन रखते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, लोगों पर फोकस करते हैं, उनके डिमांड्स पे फोकस करते हैं एंड एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब इक्वल हों, राइट? हम जब वर्ड यूज करते हैं पीपल इन डेमोक्रेसी, तो ये जो पीपल है ये वर्ड यूज होता है फॉर एवरीवन, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन, ऑल एथनिक और रेस, ऑल कास्ट वाले लोगों के लिए हम यूज करते हैं टर्म पीपल। ओके, इन डेमोक्रेसी हम सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए वर्क नहीं कर रहे होते हैं, इन डेमोक्रेसी हम सभी कम्युनिटीज के लिए इक्वली वर्क कर रहे होते हैं, राइट? हम समय पे हम अपने लीडर्स की भी बात करें तो हमारे लीडर्स ने हमेशा सपोर्ट किया है डेमोक्रेसी को। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं कि नेशनलिज्म है, उस नेशनलिज्म में हम देखते हैं कि वो हेट्रेड, फॉल्स प्राइड रखते हैं एंड अदर रेसेस को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। एक मैंने चैप्टर पढ़ा था, द नेम ऑफ द चैप्टर वाज 100 ड्रेस करके। तो उस चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग जो हैं दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग सम पीपल जस्ट बिकॉज दोज पीपल वेर
हैविंग कि भाई मतलब वही है कि अगर कोई इंसान है, हम लोग एक कम्युनिटी है, ओके, एंड वो जो वेस्टर्न कम्युनिटी है, लेट्स सपोज, सो दे आर अ वेस्टर्न कम्युनिटी पीपल। अब उनके कम्युनिटी में उनके जैसे दिखने वाले नहीं है, थोड़े अलग दिखने वाले लोग हैं, राइट, जैसे व्हाइट्स हैं एंड ब्लैक को देख रहे हैं, तो फिर वो देख रहे हैं ब्लैक्स को, तो फिर वो समझते हैं कि भाई हम तो व्हाइट है, हमारा एक प्राइड है, राइट, हमारा एक स्टैंडर्ड है ऑफ लिविंग, एंड दीज पीपल आर अनएजुकेटेड, दे डोंट नो एनीथिंग, सो दिस काइंड ऑफ एक नजरिया होता है देखने का ऑफ दिस वेस्टर्न पीपल, दैट दे सी लाइक ब्रिटिशर्स की भी बात करूँ तो ब्रिटिशर्स वर लाइक कि हम सुपीरियर हैं, वी नो एवरीथिंग एंड दीज पीपल डोंट नो एनीथिंग, राइट, उनके सामने जो भी लोग हैं दे डोंट नो एनीथिंग, राइट, सो एक फॉल्स प्राइड होता है, एक हेट्रेड होता है टुवर्ड्स अनदर माइनॉरिटी पीपल, ऑल्सो टुवर्ड्स अदर रेस, दे बिलीव कि वो क्या करते हैं ना, बेसिकली वो अपने नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, एक वेस्टर्निज्म को, वेस्टर्न आइडियाज को प्रमोट करने के लिए वो अपने माइनॉरिटीज को क्या करते हैं, दबाते हैं या अपने माइनॉरिटी को रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, दैट इज द थिंग विच वी सी। तो यहाँ पे टैगोर क्या कर रहे हैं, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं वेस्टर्न नेशनलिज्म को, जस्ट बिकॉज इट डू नॉट रिकॉग्नाइज द माइनॉरिटी, देयर राइट्स एक्सेट्रा। जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो मैम माइनॉरिटी होते कौन है, क्या डिफाइन, मतलब सोशोलॉजी के थ्रू हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं माइनॉरिटी ग्रुप को। तो माइनॉरिटी मतलब कोई ऐसे ग्रुप जो कि रिलेटिव इन साइज हो, ग्रुप ऑफ पीपल है, दे आर in disadvantage from a long time, okay, it is merely numerical, मतलब merely numerical, it is all about, minority is basically all about, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग जो बहुत कम नंबर में होते हैं एंड बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज फेस कर रहे होते हैं, ओके, दे आर रिलेटिवली स्मॉल इन नंबर्स एंड आल्सो डिसएडवांटेज ग्रुप्स, दोज पीपल आर नोन एज माइनॉरिटी, ओके। सोशोलॉजी के टर्म में हम सोशोलॉजी के हिसाब से माइनॉरिटी वो होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक सॉलिडारिटी, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके बीच में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड इन द सेंस दैट उन्होंने साथ ही में डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, उन्होंने साथ ही में प्रेजुडिस को हैंडल किया है, स्टीरियोटाइप्स उन्होंने देखा है, राइट, हेट्रेड उन्हें मिला है फ्रॉम द मेजोरिटी सेक्ट, दे आर हैविंग कॉमन इंटरेस्ट कि उनका डेवलपमेंट हो, राइट, सो दोज पीपल आर माइनॉरिटी। तो मैम मेरे दिमाग में डाउट था, क्या हम ऐसे लोगों को जो कि जिनका बर्थडे 29 फरवरी को है, या फिर जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, क्या मैम हम उन्हें भी माइनॉरिटी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम उन्हें माइनॉरिटी इसलिए नहीं कह सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, दे डोंट हैव अ कॉमन प्रेजुडिस, उन्होंने कॉमनली डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया है, वो नंबर में तो भले ही बहुत कम है लेकिन उन्होंने डिसएडवांटेज फेस नहीं किया है, दे आर नॉट अ काइंड ऑफ कलेक्टिव ग्रुप जिन्होंने प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेट्रा को फेस किया हो, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट से दैट दीज पीपल आर माइनॉरिटी पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम देखते हैं यहाँ पे एक बॉक्स है जहाँ पे बताया हुआ है कि कौन से रिलीजन जो है, कौन से रिलीजन की कितना प्रोपोर्शन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। बताया हुआ है कि हिंदूज जो है वो 80% है, मुस्लिम्स 40.2% है, वही हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, वही सेम यहाँ पे बताया हुआ है कि इंडिया के अंदर कितने रिलीजन है, रिलीजियस कॉम्पोजिशन बताया हुआ है। एंड इस जगह पे बताया हुआ कि पारसीज और सिख्स तुम देखोगे कि बहुत कम नंबर में है, पर इकोनॉमिकली ये बहुत वेल ऑफ है, ओके, फर्स्ट पॉइंट। पर इकोनॉमिकली तो उनका अच्छा खासा हालत है, लेकिन कल्चरल हालत उनका बहुत खराब है, मतलब उनको उनकी राइट्स उनको प्रॉपर्ली नहीं मिल रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने वो प्रोटेक्टेड नहीं है, दैट इज द थिंग विच वी सी। सो कुछ लोग जो है वो भले ही मेजोरिटी में हो, या भले ही कुछ लोग हैं जो बहुत मेजोरिटी में भी हैं, पर उनको भी कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिल रहा है, डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोगों ने क्या फोकस किया है कि हम हर रिलीजन, हर कल्चर, हर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे, ओके, एंड वी विल नॉट प्रमोट वन सेक्शन ऑफ पीपल। बी आर अम्बेडकर का ये कहना है, इस बॉक्स में वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका यही मानना है कि माइनॉरिटी को अगर हम रिकॉग्निशन नहीं देंगे तो हमारी जो माइनॉरिटी है वो उनके साथ हम माइनॉरिटी इन दैट केस कैन बी डेंजरस अगर हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट ना करें। जैसे हम लोगों ने देखा था श्रीलंका के केस में क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया क्योंकि उन लोगों ने अपनी माइनॉरिटी को राइट्स नहीं दिया। तो अगर हम अपने माइनॉरिटी को राइट्स नहीं देंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, देन क्या होगा, हमारे पीसफुल कोएग्जिस्ट, हम पीसफुली नहीं रह पाएंगे, हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ऑल्सो हमारी कंट्री जो है वो यूनाइटेड नहीं रह पाएगी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके।
ऑल्सो फैक्चुअल चीज है कि बी आर अम्बेडकर जो है, वॉज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर तुम फोर्सफुली चाहोगे कि माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो मेजोरिटी रिलीजन को एक्सेप्ट कर ले, मेजोरिटी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर ले, एंड तुम फोर्सफुली चाहोगे कि तुम्हारे जो माइनॉरिटी है वो क्या करे, वो अपने लैंग्वेज को छोड़ दे एक्सेट्रा, ये सारी चीजें तुम फोर्स करोगे टू द माइनॉरिटी, तो ये जो फोर्सफुल इम्पोजिशन है ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, डिवास्टेशन लाएगा, मतलब वॉर्स हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इन द केस ऑफ श्रीलंका एंड इन द केस ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश से। तो यही सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेम थिंग कि माइनॉरिटी को इग्नोर करना अच्छा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने देखा है कि माइनॉरिटीज को एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 39 एंड 29 एंड 30। ओके, सो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम, दैट इज मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी के बीच में क्लैशेस होते रहते हैं, राइट। जब हम मेजोरिटी को के राइट्स पे ध्यान देते हैं तो माइनॉरिटी बुरा मान जाती है, माइनॉरिटी के राइट्स पे ध्यान देते हैं तो मेजोरिटी बुरा मान जाती है। तो ये एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड नेशन स्टेट। सबसे पहले समझो कि भाई चौविनिज्म क्या है। चौविनिज्म मतलब होता है, ये एक ऐसा एटीट्यूड है जहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि ब्रिटिशर्स को ऐसा एटीट्यूड था कि भाई वो समझते थे कि सब जो है वो इंफीरियर है, मतलब इंडियंस है चाहे कोई और भी है, उनके सामने कोई भी है, उनके सामने कोई भी है वो बहुत इंफीरियर है, वो इललेजिटिमेट है एंड क्या है, उनसे नीचे है, अनएजुकेटेड है एक्सेट्रा। दे बिलीव कि वो सुपीरियर है, दे नो एवरीथिंग, दे हैव अ वे, दे हैव अ कल्चर, दे हैव अ लाइफस्टाइल एंड अदर्स डोंट हैव these things. So that is the thing which we see in chauvinism. That is the attitude which a people do have. ओके, एक प्रोसेस होती है ऑफ थिंकिंग, दैट इज शोविनिज्म। सेकंड इज योर कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि ऐसी एग्रेसिव लॉयल्टी होती है फॉर रिलीजन, मतलब मेरा रिलीजन जो है वो बेस्ट है, दुनिया में बेस्ट है एंड किसी और का रिलीजन अच्छा नहीं है। अगर तुम्हारा रिलीजन कोई और है तो आई हेट दैट, आई हेट यू बिकॉज योर रिलीजन इज समथिंग एल्स, लाइक दिस। सो दिस इज काइंड ऑफ कम्युनलिज्म, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम अटैक करते हैं, मतलब a person is there, person A is there, he is might be X religion, ठीक है, ये इसका X religion है, person B do have Y religion। अब इससे हम क्या देखेंगे कि इसका X religion है, अगर वो देखेगा Y religion के person को तो वो उसे अटैक करेगा या उसे रिजेक्ट करेगा, उसको डिस्क्रिमिनेट करेगा just because he belong to Y religion। ओके, दैट इज द थिंग विच वी सी। तो यहाँ पे रिजेक्शन होता है, अटैकिंग होता है अपॉन द अदर रिलीजन पीपल। ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, नॉट अ रिलीजन, नॉट अ बेसिस ऑफ रिलीजन, मतलब ये रिलीजन से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है वो हम नेक्स्ट पेज में समझेंगे। ओके, अगर मैं बात करूं इंग्लिश वर्ड कम्युनल, सो इंग्लिश वर्ड कम्युनल इज ऑल अबाउट, जहाँ पे हम जो यूज करते हैं हम फॉर ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी, बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनलिज्म then it is a different thing, मतलब it is all about politics, not about religion। मतलब क्या बता रहे हो मैम, समझ नहीं आ रहा। सी, सबसे पहले तो रिलीजन क्या होता है? रिलीजन मतलब होता है कि मैं भरोसा करती हूँ कि मेरा particular religion है, I believe in the presence of Almighty and I also believe I do have kind of मैं एक डिवोटेड पर्सन हूँ, तो मैं पूजा करूंगी, मैं अपने डीटी की पूजा करूंगी, या फिर मैं इट इज ऑल अबाउट माई पर्सनल फेथ एंड माई डेडिकेशन एक्सेट्रा। सो रिलीजन इज ऑल अबाउट माई पर्सनल थिंग, इजंट इट? लेकिन जब हम बात करते हैं कम्युनलिज्म को, तो कम्युनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहाँ पे हम देखते हैं कि हम रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने पॉलिटिक्स के लिए। ओके, पॉलिटिक्स मीन्स फॉर गवर्नेंस एंड फॉर वोट बैंक्स एक्सेट्रा। हम देखते हैं कि यहाँ पे देखने को मिलता है कम्युनलिस्ट जो है वो अटैक करते हैं, अगर तुम अटैक करते हैं ऑन एवरीवन दोज हु डू नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब अगर कोई एक्स रिलीजन का पर्सन है एंड कोई भी वाई रिलीजन का पर्सन को देखता है तो वो उसको मारना पीटना चालू कर देता है, उससे झगड़ा करता है, उसको डिस्क्रिमिनेट करता है। तो हम यहाँ पर रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं वोट बैंक के लिए। कम्युनलिस्ट पर्सन जो है वो रिलीजन का इस्तेमाल करता है एज अ टूल। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, रिलीजन को बोलते हैं कि भाई हम इस रिलीजन के लोग हैं एंड हमें अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहिए। तो वही मतलब देश को तोड़ने की बात करते हैं इन दिस कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी। ओके, दे आर वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स दोज पीपल जो उनके रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई रिलीजियस पर्सन है तो वो क्या करेगा, वो भरोसा करेगा पीस में, हार्मनी में, राइट, नॉट इन कम्युनलिज्म, नॉट इन देश तोड़ो आंदोलन टाइप्स, राइट। सो दिस इज द थिंग। सो कम्युनलिज्म क्या है? इट इज नॉट अबाउट
about faith, it is not about religion, but it is all about politics, it is all about a political ideology. So I hope crystal clear है ये कि कम्युनलिज्म क्या होता है। कम्युनलिज्म में हम सिर्फ रिलीजन को यूज कर रहे होते हैं और रिलीजियस आइडेंटिटी को यूज कर रहे होते हैं, ओके। एंड जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में कम्युनलिज्म से रिलेटेड बहुत सारे टेंशन्स हैं। जैसे अगर बात करूं मैं ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री पे रूल कैसे किया, बिकॉज पहले के टाइम पे लोग जो थे वो बहुत ज्यादा डिवाइडेड थे। इंडिया हिंदूज की बात करें तो डिफरेंट कास्ट था, तो कास्ट की वजह से हिंदूज डिवाइडेड थे। या रिलीजन पे बात करें तो बहुत सारे रिलीजन जो थे वो एक दूसरे से अलग थे, वो दे आर नॉट यूनाइटेड एट दैट टाइम। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, देखा कि भाई लोग तो एक कुछ खास एकजुट है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को तोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ, बाय यूजिंग कम्युनलिज्म उन्होंने लोगों को तोड़ा, राइट। दैट इज द थिंग विच वी सॉ प्रीवियसली। ऑल्सो अगर हम बात करें तो अभी भी हम देखते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे काफी ज्यादा दंगे लड़ाई हो जाती हैं, राइट्स होते हैं, किलिंग्स होते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग विच वी आर सीइंग। बट अगर हम लॉन्ग ट्रेडिशन की बात करें तो क्या मैम हमेशा रिलीजन को लेके झगड़ा ही होता है? तो नहीं, रिलीजन को लेके हमेशा झगड़ा नहीं होता है। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो एक भक्ति मूवमेंट था, जब हम लोगों ने देखा था कि कैसे बहुत से रिलीजन जैसे हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, वो साथ में एकजुट होके आए एंड कैसे भक्ति मूवमेंट को प्रमोट किया। सूफी मूवमेंट्स हम लोगों ने देखा, जैसे कबीर दास जो हैं वो यहाँ पे एक पोएम लिखते हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स को डिवोशन के बारे में बताते हैं, प्लूरलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाते हैं, राइट। where he was trying to promote all the religion, all the identity together to peacefully coexist together. So this kind of thing which we see. So communalism से क्या होता है ना, देश को तोड़ने की कोशिश की जाती है, वायलेंस किया जाता है, एक्सेट्रा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि कम्युनलिज्म क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में दो चीजें आती हैं, एक आता है सेक्युलराइजेशन एंड एक होता है सेक्युलरिज्म। सबसे पहले सेक्युलरिज्म को समझें तो सेक्युलरिज्म एक पॉलिटिकल आइडिया है जहाँ पे हम देखते हैं कि रिलीजन जो है वो स्टेट से अलग होता है, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। गवर्नमेंट जो है वो फेवर नहीं करता है एंड डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करता है अगेंस्ट एनी रिलीजन। वो बोलता है कि भाई प्राइमेट, इसके अंदर हम देखते हैं क्या है, सेक्युलरिज्म में हम प्रमोट कर रहे होते हैं इक्वली ऑल द रिलीजन एंड वी ट्रीट एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ। सेक्युलरिज्म जो है, इंडिया भी बोलता है कि भाई वी आर ऑल्सो सेक्युलर, बट आवर सेक्युलरिज्म इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में हम देखते क्या है कि दे टोटली सेपरेट रिलीजन एंड स्टेट, बट वी आर नॉट सेपरेटिंग ऑल टुगेदर। हम देखते क्या है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं हर रिलीजन को, राइट, बट सेपरेट नहीं करते, डिस्टिंक्शंस पे हम नहीं भरोसा करते। जैसे हम देखते हैं कि हर रिलीजन को पब्लिक हॉलीडेज दिया जाता है, मतलब होली में भी छुट्टी मिलेगा, ईद में भी छुट्टी मिलेगा, राइट। सो ये सारी चीजें हमें इंडियन सेक्युलरिज्म पे देखने को मिलती है, विच इज नॉट देयर इन फ्रांस, विच इज नॉट देयर इन वेस्टर्न कंट्रीज। अगर जरूरत पड़े तो अगर कुछ हमारे रिलीजन में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो गलत है फॉर द सोसाइटी, तो हम देखते हैं कि क्या, जैसे सती प्रथा जो था, जो कि रिलीजन के थ्रू प्रैक्टिस किया जाता था, तो कैसे गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया इन द रिलीजन। सो दैट इज आल्सो वी सी इन द इंडियन मीनिंग ऑफ द secularism. Okay, so Indian secularism and Western secularism is totally different. अब बात आता है कि मैम सेकुलराइजेशन क्या होता है। सेकुलराइजेशन का मतलब होता है इट इज ऑल अबाउट सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, सेकुलराइजेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कोई बोलता है कि मैं कोई, इट इज ऑल अबाउट अ प्रोसेस जहाँ पे हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, हर रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हैं, साथ में कोई एक रिलीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं एंड मॉडर्न आइडियाज, रैशनल थिंकिंग पे भरोसा करते हैं, साइंस, लॉजिक, लीगल सिस्टम पे भरोसा करते हैं, रादर देन हैविंग एनी रिलीजियस बिलीव्स, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग वी सी। यहाँ पे एजुकेशन, अर्बनाइजेशन है, ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, मतलब रिलीजन का जो दबदबा है वो कम हो रहा होता है इन सेक्युलराइजेशन। ओके, सेक्युलराइजेशन ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं है, बट दे आर people who respect all religion and also they mainly focus on rationality and they focus mainly on the development, not in your religion mainly, right? So those people, that process of becoming these having this attitude is what known as your secularization. So I hope secularization clear hai, secularism clear hai, western secularism clear hai, and Indian context of secularism clear hai. Okay, third question or third MCQ of your today is this, which is what is main difference between secularism and communalism? You have to write in the comment section. First, secularism promote करता है one religion को, communalism promote करता है all को, या फिर
ऑप्शन बी, सेकुलरिज्म प्रमोट सेपरेट करता है रिलीजन को फ्रॉम पॉलिटिक्स, एंड कम्युनलिज्म मिक्स करता है रिलीजन को विद पॉलिटिक्स। ओके, थर्ड है बोथ फोकस ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और फोर्थ है बोथ आर इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज, एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। उसके बाद हम मूव करेंगे इन दी स्टेट एंड सिविल सोसाइटीज, व्हिच इज वन ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आरटीआई, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरटीआई जो है मैं पहले बता देती हूँ, इट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम ऑफ 2025 में डायरेक्टली पूछ लिया था कि भाई आरटीआई के बारे में एक्सप्लेन करो। सो अगर तुम छोड़ के जाने वाले हो तो तुम अपना 6 मार्क्स गंवाने वाले हो, राइट? सो डोंट गो। ओके, अभी के अभी आंसर लिखो, उसके बाद फिर हम मूव करते हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि स्टेट क्या होता है, सिविल सोसाइटीज का क्या रोल होता है जब स्टेट ऑलरेडी है ही सब कुछ रूल करने के लिए। स्टेट का मतलब क्या है कि स्टेट मतलब एक गवर्नमेंट है, एक इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, जिसके पास एक लेजिटिमेट पावर होती है फॉर मैनेजिंग एवरीथिंग, फॉर मैनेजिंग यू कैन से कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ अ नेशन, ऑफ अ कंट्री। ओके, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, स्टेट जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हमारे स्टेट के पास हमारे गवर्नमेंट के पास एक लेजिस्लेचर है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, आर्म्ड फोर्सेस है, पुलिस है, और काफी ज्यादा पावर हमारे स्टेट के पास है। जब किसी के पास पावर आ जाती है ना, तो वो सोचता है कि भाई हमारे पास पावर है तो फिर क्या जरूरत है काम करने की, राइट? रिलैक्स करते हैं या फिर एक्सेट्रा, राइट? काइंड ऑफ नियत थोड़ी खराब होने लग जाती है अगर पावर कंट्रोल में ना हो तो, इजंट इट? सो जब हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट के पास तो बहुत ज्यादा पावर है मैम, इजंट इट? सो इससे क्या हो जाता है ना, कभी कभार स्टेट जो है वो अथॉरिटेरियन बन जाता है। अथॉरिटेरियन स्टेट मतलब क्या होता है मैम? इट इज ऑल अबाउट, जो कि ऑपोजिट है टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम देखते क्या है कि रूल होता है, मतलब पीपल का रूल होता है, लोग के बेसिस पे, मतलब अगर कोई एक गवर्नमेंट चूज होके आया बाई द पीपल, अब वो गवर्नमेंट जो है वो ठीक से काम नहीं करता है तो नेक्स्ट टाइम वो सिलेक्ट नहीं करते हैं लोग, राइट? दैट इज डेमोक्रेसी। अथॉरिटेरियन कब बच जाता है? जब वो क्या करता है, वो लोगों के को वॉइस ना दे, मतलब कोई ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों की आवाज ना सुने, लोगों की डिमांड्स को ना सुने, वो नहीं बताए कि वो क्या कर रहा है, मतलब वो लोगों के जो टैक्सेस लोगों से ले रहा है उसको कहाँ खर्च कर रहा है वो बताए ना, लोगों के फ्रीडम को, जो फंडामेंटल राइट्स है वो उससे छीन लिया जाए, जैसे कि राइट टू प्रोटेक्शन है, या फ्रीडम टू होल्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी, बेसिक राइट्स उनसे छीन लिए जाए, राइट? देन लॉ की भी ना सुनी जाए। अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑल अबाउट, हम लोगों ने पढ़ा था, यू मस्ट हैव रेड अबाउट अथॉरिटेरियनिज्म इन सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन कितना अथॉरिटेरियनिज्म या अथॉरिटेरियन बन गया था, जिसकी वजह से लोगों की बात नहीं सुन रहा था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, करप्शन बढ़ गया था। यही होता है स्टेट के अथॉरिटेरियन बन जाने पे, करप्शन होने लग जाता है, ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से चलती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चल रहा होता है, लोगों की कोई सुनता नहीं है, लोगों की कोई आवाज नहीं होती है। ओके, वो अपने प्रॉब्लम को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं लोगों को, ठीक है? तो एक वॉच रखने के लिए ऑन द स्टेट एंड इट्स पावर, एंड जो इनजस्टिसेस हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए सिविल सोसाइटीज का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सिविल सोसाइटीज मतलब क्या? ये ऐसा बॉडी है जो कि स्टेट के द्वारा नहीं कंट्रोल किया जाता है और ना ही मार्केट ओरिएंटेड कोई इंस्टीट्यूशन है। इट इज ऑल अबाउट पब्लिक डोमेन, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो कलेक्टिवली आते हैं, काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, क्या काम करते हैं? इट ट्राई टू क्रिएट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग स्टेट के खिलाफ, मतलब स्टेट के खिलाफ जो भी सोशल इश्यूज हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं एंड डिमांड्स करते हैं टू द स्टेट डायरेक्टली कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए लाइक दिस। एक चेक रखते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट अपनी पावर को ठीक से रूल ना करे तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का काम भी होता है। तो इट इज ऑल अबाउट अ वॉलंटरी एसोसिएशन, और या फिर एक इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से सिटीजन जो है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आते हैं साथ में। इट कैन इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टी, इट कैन इंक्लूड मीडिया इंस्टीट्यूशन, ट्रेड यूनियंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज, या फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ योर सिविल सोसाइटीज। या इनका मेन क्राइटेरिया क्या होता है ना कि ये स्टेट या मार्केट ओरिएंटेड नहीं होते, मतलब इनका कोई प्रॉफिट नहीं होता है ज्यादा, एंड ये स्टेट से कंट्रोल नहीं होते हैं। ये एक डिफरेंट बॉडी है जो कि वर्क करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ओके, अभी की बात करें तो जो सिविल सोसाइटीज हैं इनका जो रोल है, अभी नेशनल लेवल पे देख रहे हैं हम, इंटरनेशनल लेवल पे भी एजेंसीज हैं जो कि क्या कर रही हैं,
प्रोटेक्ट कर रही हैं। किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं? ट्राइबल स्ट्रगल्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, लैंड राइट्स के बारे में आवाज उठा रही हैं, वुमेन्स के को जो वायलेंस, वुमेन्स के खिलाफ जो प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम एनजीओज कर रही हैं या सिविल सोसाइटीज कर रही हैं। तो इनका जो रोल है वो करेंटली समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, डिस्प्लेसमेंट फॉर डैम्स, ये सारी चीजों पे हमारे जो सिविल सोसाइटीज है वो काम कर रही है। वो क्या कर रही है? जो भी प्रॉब्लम्स है उसको उस पर लाइट डाल रही है ताकि गवर्नमेंट जो है वो इस प्रॉब्लम को देखे एंड इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करे, राइट? सो लाइट डालने का काम जो है ये हमारी सिविल सोसाइटीज कर रही होती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट सिविल सोसाइटी, जिसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एंड मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आजकल के टाइम में टू bring in the light upon the problems which is there in the society. अब हमारा जो main topic है which is RTI, which is left over here. RTI is all about Right to Information Act, which gives इंडियंस एक्सेस टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। मतलब आरटीआई के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट काम कर रही होती है, मतलब वही है कि गवर्नमेंट को हम टैक्सेस दे रहे होते हैं, राइट? तो जब हम टैक्स दे रहे थे गवर्नमेंट को तो हमारे कुछ लोग हैं जो सामने आए, बोले कि भाई हमारे टैक्स को इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, डेवलपमेंट तो इस एरिया में हम देख नहीं रहे हैं, तो भाई बताओ कि कहाँ तुम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हो। सो जब हमें गवर्नमेंट से कोई सवाल होता है तो ये सवाल हम कहाँ जाके पूछें? आरटीआई के अंदर हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने आरटीआई को पास किया था इन द ईयर 2005, जिसके अंदर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को हम देख सकते हैं, उसका एक्सेस हमें मिलता है। ओके, कोई भी पर्सन सवाल पूछ सकता है टू द पब्लिक अथॉरिटी एंड उसको जवाब मिलेगा विद इन 30 डेज। ओके, इसके एक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि लोगों को रिकॉर्ड्स मिलता है, गवर्नमेंट से जो भी सवाल हम पूछते हैं उसका जवाब मिलता है इन द रिटन रिकॉर्ड्स एंड वी कैन आल्सो टेक द प्रिंट आउट ऑफ इट, वी कैन आल्सो इंस्पेक्ट दोज डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अभी आरटीआई आया कहाँ से, तो ये भी तुम लोग सुन लो। आरटीआई जो है ये आया तब, वही है कि हमारे जो कुछ लोग थे राजस्थान के, कुछ मजदूर किसान, एक MKSS ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने क्या किया, उसने डिमांड किया कि भाई तुम लोगों से टैक्स ले रहे हो पर इस एरिया में हम डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं, तुम कहाँ फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों को वेजेस नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट का जो भी बेनिफिट्स है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो कहाँ तुम्हारा पैसा जा रहा है। तो ये सवाल उन्होंने पूछा एंड ये जो सवाल है, इस टाइप के सवाल और भी स्टेट्स में उठे, जहाँ से हम लोगों ने देखा कि एक वाइड मूवमेंट हुआ, जहाँ पे लोगों ने या स्टेट्स ने डिमांड किया, लाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहाँ से सिटीजन्स जो है वो क्या करने लगे, डिमांड करने लगे एंड ऑल्सो एनजीओज ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फाइनली गवर्नमेंट से उन्होंने पूछा कि भाई हमारा पैसा का हिसाब चाहिए हमें, सो वी नीड द अकाउंट ऑफ द मनी विच यू आर टेकिंग फ्रॉम अस एज अ टैक्स। सो यहाँ से क्या आया, यहाँ से हमारा आरटीआई का जो एग्जिस्टेंस है यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का बिल पास हुआ, फिर फाइनली हम देखते हैं आरटीआई का एग्जिस्टेंस इन द करेंट टाइम। सो अब जो भी सवाल हमें होता है गवर्नमेंट से वो डायरेक्टली हम आरटीआई में जाके पूछते हैं एंड वहां से हमें जवाब मिलता है। ओके, सो उसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, उससे हम अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट को एक्सेट्रा। सो दीज आर द थिंग्स विच इज ओवर हियर रिटन। यहाँ पे वही हिस्ट्री बताई हुई है कि कहाँ से आरटीआई आया। ओके एवरीवन, अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं जैसे कि जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है तुम्हारे आज का, विच इज हाउ इज रिलीजियस डाइवर्सिटी बोथ अ चैलेंज। रिलीजियस डाइवर्सिटी कैसे एक चैलेंज है और साथ में स्ट्रेंथन भी करता है इंडियन डेमोक्रेसी को। फिफ्थ क्वेश्चन है कि मीनिंग क्या है ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अगर मार्क्स पूछो तो आई विल से फॉर 2 marks यू हैव टू राइट बोथ द आंसर्स, दो पॉइंट्स लिखो कमेंट सेक्शन में। एंड जितने भी होमवर्क दिए हैं उन सभी के आंसर्स मैं चेक करूंगी इन द कमेंट सेक्शन, जिसका भी आंसर सही होगा आई विल गिव अ हार्ट टू देम। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विथ मी इन माई इंस्टाग्राम विच इज savi.mam। ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे तुम लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, यू कैन आस्क मी डाउट्स एंड यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर होमवर्क्स एक्सेट्रा। ओके, सो आई होप कि आज का जो डिस्कशन है इसमें तुम्हें बहुत मजा आया, सब कुछ समझ में आ गया। बहुत आसान चैप्टर था, isn't it? जो भी होमवर्क्स है वो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख दो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, राइट? एंड मुझे भी पता चलेगा कि तुम लोग कहाँ तक पढ़े हो, कब तक पढ़े हो, राइट? ओके, सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। बाय।